ओके। सो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस पे पार्टिसिपेट करें, जो हमारी कन्वर्सेशन है, सो दैट हम एक दूसरे को एजुकेट कर सके इस मुख्तलिफ चीजों के अंदर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स जस्ट से कि क्या आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसी एग्जाम्पल जानते हैं जहां पे कि अ, बिल्कुल किसी ने बगैर सोचे समझे मैथमेटिक्स के ऊपर काम किया हो और वो मैथमेटिक्स अल्टीमेटली किसी बहुत बड़ी डिस्कवरी या इन्वेंशन उसका उसमें उसमें उसका रिजल्ट निकला हो? कोई ऐसी एग्जांपल आप दे सकते हैं? एनीवन? ओके, लेट मी गेट इनटू इट। फॉर एग्जांपल देखिए कि आपके पास uh, जो बेसिक टाइप की जो मैथमेटिक्स है, बिल्कुल बेसिक टाइप का, उसमें अलजेब्रा जो है वो आप सेवन्थ एट क्लास से शुरू करते हैं। इनफैक्ट हमारे कुछ कोर्सेज एक कोर्स जो है वो लीनियर अलजेब्रा के ऊपर। तो अलजेब्रा जो है उसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग इन नंबर्स वी टॉक इन सिंबल्स। नाउ दिस सिंपली अपीयर्स टू बी अ वेरी सिंपल आइडिया, बहुत छोटी सी चीज लगती है आज के दौर में, बट रिमेंबर द टाइम जब 900 समथिंग एडी में आपके जो है वो अल ख्वाज़मी ने जब ये अलजेब्रा डिस्कवर किया, तो उस वक्त इट वाज अ बिग डील, समथिंग वेरी बिग। और उसका इम्पैक्ट क्या निकला? उसका इम्पैक्ट एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपके सामने रखता हूँ, और यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट के जना वो इट इट वाज डीपली इम्पैक्टफुल, डीपली इम्पैक्ट। ठीक है जी? कैसे? लेट्स जस्ट सी दैट। ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन अब सब लोगों को विजिबल है। ओके, स्क्रीन मेरी विजिबल है तो दिस इज द टॉपिक जो कि हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा आई वुड लाइक कि मैं एक आपको और टाइप की जो है वो चीज दिखाना चाहूंगा। लेट मी जस्ट गो थ्रू इट, और आई होप इट विल बी यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। ओके, तो लेट्स जस्ट सपोज कि मैं अभी इसमें एम्प्टी एरिया तलाश करता हूँ। ओके, जस्ट गो हियर, लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम ये लेते हैं कि अली is 3 times the age of his son. After 10 years, Ali will be twice the age of his son. What are the ages, sorry, of Ali and his son at present? So let's just suppose कि ये question है. Now, can anyone tell me to a chat voice ये कैसे solve होगा? What are the ways to solve this?
एनीवन, इक्वेशन राइटिंग गुड। हमजा अफजल सेड कि जी इक्वेशन राइटिंग से होगा, बिल्कुल ठीक। So there could be two ways. One is hit and trial, जो कि प्री एल्जेब्रा मेथड जो है वो यही था। प्री एल्जेब्रा वाज दिस। और हिट एंड ट्रायल में क्या होगा, यूल से कि ओके मेरे पास ये, मुझे पता है कि अली जो है उसकी एज अभी 3 times हिज सन है। ओके, व्हाट आर पॉसिबिलिटीज? लेट्स से कि जी अली की एज 30 है तो सन की 10 है। ओके, हम करते हैं कि ओके आफ्टर 10 years अली की एज, दिस इज अली, दिस इज सन। 10 years के बाद अली की एज 40 हो जाएगी और सन की एज जो है वो 20 हो जाएगी। तो 20 is 2 times 40। ओ गॉड, पहली दफा हमारा तुक्का लग गया और वी वर एबल टू सॉल्व इट। ठीक है जी। तो ये वो मेथड है जो कि अलजेब्रा से पहले यूज होता था। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है वो चेंज कर दूं, अगर मैं इसको ट्वाइस की बजाय 2.5 times कर दूं, दिस प्रॉब्लम विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि ये इसका सोल्यूशन रियल नंबर्स में चला जाए। एंड इन दैट केस हमें इसके लिए इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। सो सपोज कि अलीज एज is x and son's age is y, then we are saying that x is equal to 3y, right? X plus 10 is equal to 2.5 times y plus 10. So this gives us two equations which are, and this is what you need to solve. So if you are able to solve this, then obviously you have some solution. Now, अब आप ये देखिए कि ये सारा नॉलेज हमारे पास कहां से आया, बिकॉज somebody not knowing कि अलजेब्रा अल्टीमेटली कहां कहां अप्लाई होगा, उसने अलजेब्रा जो है वो डिस्कवर किया। लेट मी गिव यू अ मोर पोटेंट एग्जांपल। हम में से हर एक ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हुए हैं नहीं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े हुए हैं। कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कोई बता सकता है मुझे? अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग। अदरवाइज मुझे तो सब चीजों की जवाब पता ही है, जो जो बात मैं कर रहा हूँ उनके जवाब मुझे पता है और सब चीजों के। सर वो एनीवन? उस तरह था कुछ के फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बिल्कुल ठीक जी, वासिफ ने बिल्कुल सही कहा कि इफ यू हैव टू प्रोडक्ट ऑफ देयर ऑब्जेक्ट, masses. Yes, one of mass m1, the other fm2, and that inversely proportional to the square of the distance between them, radius between. the force is given, force between them is given by g times m1 m2 over r square. ये दिस वाज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर किलोग्राम स्क्वायर, कुछ इस तरह की बात थी। तो दिस इज व्हाट यू ऑल रिमेंबर। नाउ कैन एनीवन टेल मी कि ये लॉ सही है या गलत है? ट्रू है सर। ट्रू है। ओके, तो दिस इज द कॉमन बिलीफ कि ये लॉ जो है ट्रू है, ऐसा ही है। आई एग्री विद यू, बट देयर इज अ कैविएट। इसके साथ एक छोटी सी कंडीशन है। जब आइंस्टाइन ने 1916 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तो उस वक्त उसने हाइपोथेसाइज किया कि एक्चुअली ग्रेविटी इज नो फोर्स, एंड सिर्फ ये है कि जो फैब्रिक ऑफ द स्पेस टाइम है वो इस तरीके से है जैसे एक स्ट्रेच शीट होती है। ठीक है जी, एक रबर की शीट है जिसको कि खींचा हुआ है। तो जब उस रबर की शीट के ऊपर कहीं पे कोई जो है वो कोई ऑब्जेक्ट फेंकेगा, तो क्या होगा? उस जगह के ऊपर
एक जो है ना वो एक उसके मास की वजह से, जितना वो हैवी होगा उसकी वजह से एक डेप्थ जो है वो क्रिएट हो जाएगा और स्पेस टाइम की, and that is what causes the objects to fall towards those that heavy object. It is force of gravity practically does not exist. ठीक है जी। मैं जो है वो अभी आपको एक पिक्चर शो करता हूँ जिससे ये आपको ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, लेट मी जस्ट गूगल इट एंड देन आई शेयर इट विद यू। ओके, तो एक्चुअली आइंस्टाइन ने हाइपोथेसाइज किया कि ग्रेविटी की फोर्स कोई फोर्स नहीं है। दिस इज योर स्पेस टाइम, दिस इज योर शीट ऑफ स्पेस टाइम, फोर डायमेंशनल स्पेस। इस पे जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है तो इसके यहाँ पे अपने मास की वजह से, चूंकि ये शीट स्ट्रेच्ड है, तो ये इसको जो है वो इसके अंदर एक डेप्थ क्रिएट करता है, और जितना हैवी ऑब्जेक्ट होता है वो उतना बड़ा डेप्थ क्रिएट करता है। दैट इज वाई कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो वो तेजी से इधर फॉल करता है, एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो तेजी से फॉल करता है। बट स्पेस टाइम इतनी बड़ी है कि इसके डेप्थ का इफेक्ट जो है वो एक सर्टेन जगह तक रहता है, यहां तक इसकी ग्रेविटी लेट्स से की फील होती है। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसके ऊपर इसके ये जो मास की वजह से जो स्पेस टाइम पे कर्वेचर पैदा हो गया, इस कर्वेचर का इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता और ये वॉन्डर करता रहता है अपना स्पेस टाइम। इसी तरह दिस इज अ स्मॉलर मास, तो इसके ऊपर जो है ना वो इसके इर्द गिर्द जो स्पेस टाइम का कर्वेचर है ये जो है ना वो कम है। एंड बाय द वे आई शुड टेल यू कि ये चीज जो है वो प्रूवन है। प्रूवन इस तरीके से है कि एक डिस्टेंस स्टार लिया गया और उस डिस्टेंट स्टार की लाइट को जो वो देखा गया कि उसकी जो लाइट है, अगर उसकी लाइट जो है ना वो लाइट ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ। अलोंग द स्ट्रेट पाथ क्यों? क्योंकि जो स्पेस टाइम है वो स्ट्रेट है। अब अगर किसी जगह के ऊपर जो है वो स्पेस टाइम कर्व है तो फिर क्या होगा कि ये यहां से कर्व होके आएगी और यहां से दूसरी तरफ से भी कर्व होके आएगी। ठीक है जी। तो एक्चुअली ये जो कर्वेचर है ये मेजर किया गया कि एक डिस्टेंस स्टार की लाइट, उसको जो है ना वो देखा गया कि वो जो डिस्टेंस स्टार की लाइट है वो कैसे कर्व होके यहाँ पे जो है वो आपके पास ऑब्जर्वेटरी में पहुंची, और उससे इट वाज प्रूवन कि जो स्पेस टाइम है ये कर्व है। नाउ इस स्पेस टाइम में आपको ले जाने का मकसद क्या है? एक्चुअली हमारे आज के टॉपिक से जो है ना वो आपको होना चाहिए कि ये हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जबकि हमारा तो काम मशीन लर्निंग और एआई वगैरह है। बहुत गहरा ताल्लुक है। बहुत गहरा ताल्लुक इस तरह से है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने ये कह दिया कि न्यूटन का जो लॉ है वो गलत है, एक्चुअली वो गलत है, लेकिन जो है ना वो अंडर जो है ना वो विद इन सर्टेन लिमिट्स दैट इज एक्यूरेट। ठीक है जी। सो न्यूटन लॉ जो है, न्यूटन लॉज आर एक्यूरेट अंडर सर्टेन कंडीशंस, यानी दे आर स्पेशल केसेस ऑफ द आइंस्टाइन लॉ। ओके। अच्छा, अब न्यूटन ने जब ये लॉज डिस्कवर किए थे तो क्या उसको किसी भी तरह का अंदाजा था कि मेरे लॉज की इम्प्लीकेशन क्या होगी? सो बिफोर इवन आइंस्टाइन जो है ना वो लॉज वर प्रूवन, बिफोर जो है ना दे वर प्रूवन, आप जो है ना वो इन इक्वेशंस की बेसिस के ऊपर कैलकुलेशंस करके और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर चुके थे कि जो सोलर सिस्टम है इसके अंदर प्लैनेट्स या वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, उनके ऑर्बिट्स को प्रिडिक्ट कर चुके थे। उसके साथ साथ आप जो है ना वो सैटेलाइट्स को भिजवा चुके थे, आप चांद का सफर कर चुके थे। ठीक है जी। तो ऑल ऑफ दिस हैपेंड इन द 1980s एंड 1990s एंड then the 1960s, जबकि आइंस्टाइन के लॉज के बारे में अभी ये भी पता नहीं था कि वो ठीक है या नहीं है। तो ये जो न्यूटन ने काम किया, न्यूटन ने जो काम किया वो काम
एग्जैक्टली जो है ना उसने इस मकसद के लिए नहीं किया था जो कि जिन कामों के लिए आज इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बता सकते हैं कि इस वक्त हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उस वर्ल्ड इकोनॉमी में कोई एक टेक्नोलॉजी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रही है वो कौन सी होगी? पूरी जो टेक्नोलॉजी में जो कॉमर्स है इसमें सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो किस चीज की है? वन इज इंटरनेट। इंटरनेट की बात सेकंड नंबर पे। व्हाट इज दैट सेकंड थिंग जो आप अपने जहन में सोच सकते हैं कि दैट इज मेकिंग द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी? वो क्या है? एनीवन? इट्स एन ओपन फोरम। आई वुड लाइक कि आप लोग जवाब दें, गलत और सही को भूल जाएं। बस जना जस्ट थिंक कि आप जना वो कुछ जवाब देना चाहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। यस, इलेक्ट्रिसिटी इज अ कमोडिटी जो कि जो है वो तो खैर इंटरनेट से भी ज्यादा जो है वो जरूरी है। कंप्यूटर्स आप कह सकते हैं। बट वन टेक्नोलॉजी जो कि इस वक्त सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है दैट इज जीपीएस। द सैटेलाइट्स दैट जो है वो आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, दे आर 24 इन नंबर्स, जो कि अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो अर्थ यहाँ है तो इसके इर्द गिर्द इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ऐसी वेलोसिटी पे रोटेट कर रहे हैं कि हर वक्त इनका और अर्थ जो है इसका आपस में सिंक्रोनाइजेशन रहता है। ठीक है जी, तो अर्थ भी चूंकि रोटेट कर रही है, ये प्लैनेट्स भी उसके साथ रोटेट कर रहे हैं। तो हर वक्त इफ दिस इज द प्लैनेट ए एंड दिस इज द लोकेशन ए, तो ये ए और ए जो है ना ये आपस में एक दूसरे के सामने रहते हैं। दीज आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं ये किसके लॉज को फॉलो करके जो है ना वो दुनिया में से स्पेस में जो है वो भेजे गए हैं? एग्जैक्टली न्यूटन लॉज। आज अगर आप जीपीएस को निकाल दें तो कंप्लीट मिलिट्री टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। आपका कंप्लीट लोकेशन बेस्ड सिस्टम जो गूगल मैप्स वाला जो सिस्टम है जिसके ऊपर आपकी उबर, करीम, बाइकिया, डिलीवरीज, फूड पैंडा, सब कुछ इसके ऊपर चल रहा है। दिस ऑल गोज फॉर अ सिक्स। आपको ऐसे लगेगा कि आप स्टोन एज में आ गए हैं, वो जमाना जो कि शायद हमारी तरह के लोगों ने देखा हुआ है। हम वो जनरेशन है जिसने कि ये सारी ट्रांजिशन अपनी आंखों के सामने होते देखी है। हमारे सामने जो है ना वो हम पाकिस्तान में एक नॉर्मल कॉर्ड वाले टेलीफोन से कॉर्डलेस, और फिर कॉर्डलेस से मोबाइल, और फिर मोबाइल से स्मार्ट, और स्मार्ट से फिर स्मार्ट। स्मार्ट की कोई लिमिट नहीं है, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी एंड एआई में हम दाखिल हो गए। So 1990s was the time I was getting my education just like you people. And उस वक्त 1990s में there was no concept of a cell phone कि मोबाइल भी कोई चीज होती है। Nobody knew it existed. And bang on 2002 2003 में आप पहुंचते हैं, everybody is carrying a mobile। 6 7 साल गुजरते हैं, 2010 11 12 आता है, everybody is now start to carrying a जो है ना वो स्मार्टफोन। और आज के दिन में आपके अगर ऑफिस में कोई ऑफिस बॉय भी है, वो रोटी खाए या ना खाए लेकिन स्मार्टफोन शायद उससे आपसे भी अच्छा लगा वो रखा हुआ होगा। तो वन ऑफ द इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ टुडेज कॉमर्स जीपीएस, जो कि न्यूटन की लॉ। तो अगेन देखिए कि मैथमेटिक्स का कितना किरदार है। दिस मैथमेटिक्स वाज एबल टू डिटरमिन कि सैटेलाइट्स को कितनी हाइट पे कितनी स्पीड पे रोटेट किया जाएगा तो दे विल बिकम जियोसिंक्रोनस। दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग। ठीक है। इसी तरह से वन मोर थिंग, जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक बहुत छोटी सी चीज है, इंतहाई छोटी चीज, जिसको हम छोटा समझते हैं, उसको कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। क्या आप में से कोई बता सकते हैं व्हाट इज स्टिमुलेटेड एमिशन? या इससे कुछ जहन में आता है? आना चाहिए, मेरे ख्याल से आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्टिमुलेटेड एमिशन पढ़ा हुआ है। बट कैन यू पॉइंट आउट, लेट्स से एनीवन हु कैन पॉइंट आउट कि इससे ये बनता है?
नो वन, ओके। कैन एनीवन टेल मी कि लेजर से क्या बनता है? जी, लेजर। तो लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू stimulated emission of radiation. Now, हम सब लेजर के इस्तेमाल जानते हैं। आजकल आप किसी भी दरमियाने से स्टोर पे भी चले जाएं तो वहां पे आप बार कोड स्कैनर देखते हैं। व्हाट इज दैट बार कोड स्कैनर एक्चुअली? दैट बार कोड स्कैनर इज नथिंग मोर देन अ लेजर, जो कि लेजर उस पर पड़ती है, उसकी रिफ्लेक्शंस को रीड करता है और वो उसका नंबर निकालता है। सो दिस इज एडिंग एफिशिएंसी टू योर ऑपरेशंस, क्योंकि अब आपको प्राइसेस खुद डालने की या आइटम्स के कोड डालने की जरूरत नहीं है। दिस इज एडिंग सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि बार कोड जो है ना, उसको उसके अंदर कुछ फीचर्स रखे जाते हैं ताकि जो है ना वो यूनिक रहे और उसको चेंज ना किया जा सके। आप थोड़े वक्त में आप ज्यादा काम कर सकते हैं। जो आपका पहले एक सेल्समैन जो है वो 5 मिनट में एक कस्टमर को फारिग करता था, वो आप 3 मिनट में कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग कि कैसे मैथमेटिक्स ने हमारी लाइफ चेंज कर। मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है जी, मैक्सवेल इक्वेशंस perhaps are considered to be the most important discovery of mathematics in science. क्या है मैथमेटिक्स की मैक्सवेल इक्वेशन? डिस्क्राइब करती है कि लाइट एक्चुअली इज कंसिस्ट ऑफ चेंजिंग electric and magnetic fields which are traveling at perpendicular to one another. Yes, somebody pointed out E is equal to mc square, again outcome of Einstein's theory. अभी तो मैं आपको एक बिल्कुल माइंड बॉगलिंग किस्म की आइंस्टाइन थ्योरी का वो बताता हूँ कि क्या है। तो ये हमें पता है कि आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था कि व्हाट विल हैपन जब स्टार जो है, जब स्टार के अंदर एक बेसिकली फ्यूल होता है विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन फ्यूल। हमारे सन में भी है। और जब सन जो है वो अपना कोई भी स्टार अपना फ्यूल कंज्यूम कर लेता है, सो ऑल हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू हीलियम, हीलियम 2 4। तो उस वक्त क्या होता है कि ये फ्यूज न्यूक्लियर फ्यूजन हो के और इसका जो फ्यूल है वो खत्म हो जाता है। जब इसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो देन इट बिकम्स अ वाइट डॉट। यानी इसके ये जो है ना वो अब अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता। इसके अंदर इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। उस इंटरनल प्रेशर की वजह से एक जो है ना वो क्रशिंग किस्म की फोर्स जनरेट होती है। और ये बहुत बड़ा स्टार जो है, ये एक बहुत छोटी सी जो है ना वो लेट्स से कि आपकी कराची सिटी जितने जगह के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये सारा मैस कॉन्सेंट्रेट हो जाता है इस चीज के अंदर। जब ये सारा मैस इसमें कॉन्सेंट्रेट होता है तो दिस गिव्स राइज टू अ ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल इज समथिंग जहां पे कि जो ग्रेविटी है इट इज सो इमेंस कि एक दफा लाइट भी उसके एक चीज कहते हैं उसको, ब्लैक होल की शक्ल कुछ जो है ना वो इस तरह की होती है। और कहते हैं कि एक दफा दिस इज कॉल्ड इवेंट होराइजन। एक दफा जब लाइट इस इवेंट होराइजन पे आ जाती है तो लाइट भी इससे एस्केप नहीं कर सकती। हालांकि लाइट हैज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज इन रियल लाइफ। एंड गेस व्हाट, 2017 में एक्चुअली पहली दफा, 2017 और 2019 पर पहली दफा जेम्स वेब टेलीस्कोप दैट वाज एबल टू टेक अ पिक्चर ऑफ अ ब्लैक होल। 100 साल बाद आइंस्टाइन की डिस्कवरी। येट मोर इंटरेस्टिंग, अभी भी जो है ना हम उस जगह नहीं पहुंचे। तो नाउ मैथमेटिक्स सेज कि जिस तरह से एक ब्लैक होल्स है, दे आर कोल्ड बिकॉज
देयर इज नो एनर्जी लेफ्ट इन इट। इसी तरह से एक जो है ना वो अब हाइपोथेसाइज किया जा रहा है कि देयर आर एक्चुअली alongside the black holes there are wormholes। ठीक है जी। और इट इज पॉसिबल to transmit, theoretically speaking, transmit information that enters the black hole and it exits the wormhole। और जब ऐसा होगा, ये जब इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल करके दूसरी साइड से निकलेगी, तो एक्चुअली ये ऐसा है कि ये एक दूसरी कायनात में दाखिल हो चुकी होगी। तो पहले से हमें पता है कि जो ब्लैक होल्स हैं दे आर परहैप्स द एंट्री टू डिफरेंट कायनात। जिस तरह मुसलमानों का एक बिलीफ है कि हमारा कि अल्लाह ने 7 जमीनें और 7 आसमान जो है वो बनाए। तो परहैप्स ये जो ब्लैक होल्स हैं दे आर एंट्री पॉइंट्स। और वार्म होल्स जो है दे आर द वंस जिससे कि ये सो इस मैथमेटिक्स की वजह से नाउ साइंटिस्ट आर थिंकिंग टू गो बियॉन्ड द बियॉन्ड ट्रैवल बाय several hundred thousand light years दूसरी गैलेक्सीज। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो क्लोजेस्ट गैलेक्सी है वी आर मिल्की वे, क्लोजेस्ट गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा। और एंड्रोमेडा जो है इट इज सपोज टू स्ट्राइक विद अस इन अबाउट अ बिलियन ईयर्स। तकरीबन 1 बिलियन सालों में ये जो है ना वो आपस में एक कोलिजन ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं और ये दोनों आपस में टकरा जाएंगी। बट दुनिया उससे बहुत पहले खत्म हो जाएगी। दुनिया उससे बहुत पहले इसलिए खत्म हो जाएगी कि अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल एस्टिमेट्स जो सन है, सन के अंदर इस वक्त जो फ्यूल मौजूद है वो तकरीबन 4 मिलियन ईयर्स का फ्यूल मौजूद है। और जब ये फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा तो ये भी एक वाइट डार्क बनेगा। बट वाइट डार्क बनने से पहले क्या होता है कि ये जो है जब कोलैप्स होना शुरू होता है तो पहले जो है ना इसका जो रेडियस है ये बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो सन इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि इसका जो आउटर जो कोरोना है वो अर्थ को टच करना शुरू कर देगा। जो मरकरी एंड जो 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 वीनस जो है दो दरमियान के प्लैनेट्स, वो तो एक्चुअली इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अर्थ तक इसका आ जाएगा। तो परहैप्स हमें हम कह नहीं सकते। आपको पता है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा। मे बी दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट। वन लास्ट थिंग मैथमेटिक्स की जिसके बाद कि मैं जो है ना वो इसको कंक्लूड करना शुरू करूंगा, आर्गुमेंट को समेटना शुरू करूंगा। वन लास्ट थिंग, 1916 में जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी आइंस्टाइन ने, तो ही सेड कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पल्सर्स। पल्सर्स क्या है? टू स्टार्स ऑफ द साइज ऑफ द मास और इक्वल टू आवर सन, और वो आपस में इतने करीब आ जाते हैं कि दे स्टार्ट स्पिनिंग अराउंड वन अनदर एट अ वेरी फास्ट रेट। एक तो ये अपने एक्सिस पे स्पिन हो रहे होते हैं, यानी कि जब सन जो है ना वो इस तरह के स्टार्स क्लोज आते हैं और आपस में कोलाइड करने लगते हैं, तो ये एक तो अपने जो है ना वो एक्सिस पे स्पिन कर रहे होते हैं। सो दे टेक वन रेवोल्यूशन इन फ्यू मिनट्स। एक पूरी रेवोल्यूशन, हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे एक रेवोल्यूशन 24 आवर्स में पूरा करती है। सो दे टेक फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट दिस ऑर्बिट। एंड ये जो एक दूसरे के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट पूरा करते हैं दे टेक अबाउट लेट्स से फ्यू डेज। एंड आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था उस टाइम के ऊपर कि दे विल गेट क्लोजर टू वन अनदर एट अ रेट ऑफ 7 मिलीमीटर पर सेकेंड। यानी एवरी सेकेंड ये 7 मिलीमीटर एक दूसरे के क्लोज चले आते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी प्रिसाइज नंबर एंड दुनिया को 100 साल लगे टेक्नोलॉजी बनाते बनाते जिसने ये वेरीफाई किया। एक एक जो है वो पल्सर्स में जो है वो इट वाज ऑब्जर्व कि ये जो नंबर है दिस वाज करेक्ट। तो यू सी द पावर ऑफ मैथमेटिक्स एंड ह्यूमन इमेजिनेशन, ये कितनी बड़ी है। ये अल्लाह ने इंसान को जो दिमाग दिया है ये कितना बड़ा है और कितना आगे तक जो वो सोच सकता है। एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है जी। ये बाकी सब कुछ जो है, अगर आप हायरार्किकली देखेंगे
तो हायरार्किकली दुनिया में अगर सब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज फिलॉसफी। फिलॉसफी, व्हाई डू आई एग्जिस्ट। ठीक है जी, जिसमें जैसे कि एक वो फेमस मैथमेटिशियन एज वेल एज अ फिलोसोफर, उसने कहा होगा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो दिस वाज डेकार्ट, जिसने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो दिया था। ठीक है जी। तो फिलोसफी, द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स, द रीजंस ऑफ माय एग्जिस्टेंस, दिस, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये मतलब शेर जो है वो भेड़ को खा जाता है, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग। अगर वो खा लेगा तो भेड़ के हिसाब से गलत है, नहीं खाएगा तो अपने हिसाब से गलत है। तो वन ऑफ देम हैज टू डाई इन ऑर्डर फॉर द अदर टू सर्वाइव। तो ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है और कॉम्प्लेक्स किस्म के क्वेश्चन हैं, दीज कम अंडर द realm of philosophy. And after that you have mathematics, and then there is everything else. Perhaps between philosophy and mathematics there is art and literature. तो ये जो हायर फिनोमिना है, हायर इंटेलेक्चुअल इंडेवर्स हैं, आप ये अपने जहन में ये चीज समझ लीजिए कि पहली चीज, ये जो हायर इंटेलेक्चुअल इंडेवर्स हैं, दे आर मोस्टली डन। समबडी सेइंग की आवाज नहीं आ रही। कोई किसी और को भी ये कंप्लेंट है या किसी एक सर की है? यहाँ तो आ रही है। ओके। कैसर साहब, फिर शायद आपके अपने स्पीकर्स के साथ कुछ इशू होगा, बट मेरा ख्याल है कि बाकी लोग तो दे आर कंफर्टेबल। ओके। तो मैं जिसका अर्ज कर रहा था कि फिलोसफी, आर्ट एंड लिटरेचर, मैथमेटिक्स, ये वो चीजें हैं विच आर डन, विच आर, जिसके ऊपर दुनिया ने गौर व फिक्र किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ये सोचे बगैर कि कब ये इस्तेमाल हो जाएगी, हमारे किसी फायदे में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, गैलीलियो ने टेलीस्कोप जो है ना वो डिस्कवर किया था, बनाया, किस लिए बनाया था? उसने इसलिए बनाया था कि वो ऑब्जर्व कर सके हेवनली बॉडीज को। बट आज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन मिलिट्री लेट्स। अब इसकी बहुत सारी फॉर्म्स आ गई हैं, बट अब दे आर एसेंशियली स्कोप। फॉर एग्जांपल, जेम्स वेब इज आल्सो अ टेलीस्कोप। ठीक है जी। तो जेम्स वेब जो है एक टेलीस्कोप है। इसी तरह से लेट्स से कि फ्रांस और इंग्लैंड वगैरह के बॉर्डर पे एक 27 किलोमीटर की टनल है जिसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर कहते हैं। एलएचसी के अंदर पार्टिकल्स को, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है अप टू द स्पीड ऑफ लाइट और उनको स्ट्राइक किया जाता है। इट इज एन अजम्पशन कि जब ये स्ट्राइक करेंगे तो इतनी एनर्जी के साथ जब ये स्ट्राइक करेंगे तो उस वक्त जो फिनोमिना क्रिएट होगा, दैट फिनोमिना मे replicate the Big Bang and may answer the question, how did the universe start? अब आप ये देखिए कि अगर हम टिपिकल पाकिस्तानी और टिपिकल मुसलमान की तरह सोचे तो हमारी सोच ये है कि बस ठीक है, स्टार्ट हो गया, हमें इससे क्या लेना देना। बट नहीं, खुदा की जो है ना वो, खुदा की शान ये है कि जब आप उसकी कायनात में गौर करते हैं तो वो उसके साथ साथ आपको और बहुत कुछ अता कर देता है, बहुत कुछ अता कर देता है। आप उसकी कायनात को समझने की कोशिश तो करें। तो ऑल इन ऑल मैं जो एम्फेसाइज करता हूँ बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स के ऊपर कि जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स। इंटरनेट के ऊपर कोर्स पढ़े हुए हैं, मैंने खुद पर्सनली लेके देखे हुए हैं, 25-25 घंटे डीप लर्निंग प्रोग्रामिंग एंड पाइथन ले लें आप, और आप एक ऑर्डिनरी जो ना वो ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर डेवलपर से ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। द रीजन इज, आपको नहीं पता कि अंडरलाइन जो है ना वो मैथमेटिक्स क्या है, व्हाट इज हैपनिंग। आप नया तो कुछ क्रिएट करने का सोच ही नहीं सकते, अडेप्ट भी नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाई मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आज का जो लेक्चर था मैंने इसको इंटेंशनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। टुडे आई वांटेड टू बिल्ड सर मोटिवेशन। जी फरमाइए। सर ये आपने जितनी सारी एग्जांपल्स दी हैं मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंस के ऊपर, प्योर मैथमेटिक्स से या अप्लाइड से, फिजिक्स से, ये तो ठीक है। लेकिन डीप लर्निंग और एआई में जो स्पेसिफिक कुछ ऐसी एग्जांपल्स अगर हमें मिल जाएं कि जिसमें मैथमेटिक्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, या उसके बगैर जैसे आप अभी फरमा रहे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते, इसकी कुछ एग्जांपल्स इस तरह। अच्छा, मैं इसको, पहली तो बात यह है कि डीप लर्निंग जो है या मशीन लर्निंग इज बेसिकली मैथमेटिक्स एंड particularly speaking combination of three things: probability, linear algebra, Hello. जो है वो calculus। Yes, तीन चीजें। have you ever used ठीक है जी। ये जो है वो प्राइमरीली तीन चीजें हैं जिसका ये कॉम्बिनेशन है। नाउ फॉर एग्जांपल, एक सिंपलेस्ट टाइप की जो है वो मैं आपको मशीन लर्निंग का मॉडल बता देता हूँ। मशीन लर्निंग का मॉडल लेट्स से कि एक मॉडल है जो कि जो है वो जिसे कहते हैं परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन क्या करता है कि लेट्स से सपोज कि आपके पास जो है ना वो कुछ डेटा है जिसमें कि जो कि एप्पल्स और मैंगोज को जो है ना वो आपस में एप्पल्स और मैंगोज का डेटा है। आप ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसा रूल डिटरमिन कर लें जो रूल जो है ना वो इन दोनों को आपस में सेपरेट कर सके। नाउ अगर तो ग्राफिकली ये डेटा आपके पास अवेलेबल हो, और ग्राफिकली हम डेटा को सिर्फ टू डायमेंशन में देख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देख सकते। तो अगर तो ये आपके पास जो है ना वो टू डायमेंशन में डेटा अवेलेबल हो, तो यू विल नीड अ लाइन जो कि जो है ना वो इनको सेग्रीगेट कर देती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेट कर देती है एक क्लास को दूसरी क्लास से। ठीक है जी। अच्छा, तो ये लाइन क्या है? लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो मशीन लर्निंग क्या करती है? मशीन लर्निंग ये m और ये c, इनको डिटरमिन करने का नाम है, जिसे हम कहते हैं ना कि मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करना। व्हाट इज दैट ट्रेनिंग? दैट ट्रेनिंग इज डिटरमिनिंग द पैरामीटर्स ऑफ द अंडरलाइंग मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है जी। एक और छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या है? आजकल आपको पता है कि हम इमेजेस जनरेट कर सकते हैं बहुत खूबसूरत किस्म के। कैसे होता है? आप एक तरफ से टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी पिक्चर ऑफ अ बॉय विद लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर होल्डिंग अ फ्लावर। अब ये अजीब सा है ना, कुछ डिस्क्रिप्शन खातून की है, कुछ डिस्क्रिप्शन मर्द की है। फ्लावर वेयरिंग अ फ्रॉक। अब ये मैं ये जो चीज है, ये जब एक नेटवर्क के पास जाती है तो वो नेटवर्क क्या स्टेप्स लेता है? वो नेटवर्क पहले इस सारी चीज को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करता है, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करता है, विच इज कॉल्ड एम्बेडिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो एक्चुअली एम्बेडिंग पे था, लेकिन मैंने इसको इंटेंशनली दो पोर्शंस में डिवाइड किया था। ओके, सो दिस एम्बेडिंग, यानी ये जो नंबर्स हैं, दिस समहाउ इस मॉडल को बता दिया गया है कि जो नंबर यहां से आएगा, वो नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को? बॉय को, जिसके लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर होंगे और वो फ्लावर हाथ में पकड़े हुए होगा। और अब इसे देखिए, होल्डिंग अ फ्लावर में हाथ का जिक्र भी नहीं है, बट इट विल अंडरस्टैंड कि होल्डिंग अ फ्लावर के क्या मतलब है। वेयरिंग अ फ्रॉक, अब ये सारी चीजों को एक जगह पे एडजस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हेयर को यहाँ पे लगाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से फ्लावर को यहाँ पे कहीं पे दे देगा उसके हाथ में। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर आ जाएगा उसके हाथ में, ठीक है। उसके बाल जो है ना वो लंबे लंबे से इस तरह से चल रहे होंगे, और उसने नीचे से एक फ्रॉक टाइप की जो है वो चीज पहनी हुई होगी। तो हाउ इज दिस इंटायर ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग? दिस इज कन्वर्टेड टू नंबर्स, देन दिस इज सेंट टू अ मॉडल। वो मॉडल क्या करता है? वो मॉडल एक जो है ना वो एक स्पेस से, इसको कहते हैं सैम्पलिंग।
और ये कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, वहां से एक सैम्पलिंग करता है, एक इमेज जो है ना वो एक नॉइसी सा इमेज बनाता है, फिर उसको एक प्रोसेस से गुजारता है, उसको रिफाइन करता रहता है, और तकरीबन 50 स्टेप्स में इसको रिफाइन करके एक खूबसूरत सी पिक्चर आपको दे देता है, और आप उसको देख के हैरान रह जाते हैं। जी जी, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको कुछ एक आध को दिखाता हूँ। और ये मॉडल जो है इसको स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल कहते हैं। मॉडल का नाम क्या है सर? स्टेबल डिफ्यूजन। स्टेबल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन। अच्छा अच्छा। ओके, लेट्स जस्ट से कि दिस इज एन इमेज दैट इज जनरेटेड बाय स्टेबल डिफ्यूजन। इसमें कोई इंसानी, ये प्रॉम्प्ट के थ्रू दिया गया, सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू ये इमेज जनरेट किया गया। ठीक है, एवरीथिंग बिहाइंड दिस इज मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया। ओके, तो जो आज का हमारा इंटरैक्टिव सेशन था, इसमें आई आई हैव डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स। पहले पार्ट में मेरा मकसद ये था कि हम मैथमेटिक्स के लिए एक जो है ना वो एक लव फॉर मैथमेटिक्स बिल्ड करें। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से पाकिस्तान में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, हमें लव फॉर मैथमेटिक्स तो खैर बड़ी दूर की बात है। लोग मैथमेटिक्स का नाम नहीं सुनना चाहते, लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स के अलावा कुछ भी करा लो। ठीक है जी, तो आज हमने आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया कि ये जो दुनिया में सब खूबसूरतियां और रंग देखते हैं आप, इसके पीछे मैथमेटिक्स है। ठीक है जी, गलीलियो ने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की हुई है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड रोट द यूनिवर्स। तो आपकी जो यूनिवर्स है उसकी लैंग्वेज जो है मैथमेटिक्स है। इफ यू नो हाउ टू स्पीक, फॉर एग्जाम्पल आपने यूएसए जाना है, वहां पे जॉब करनी है, इंग्लिश नहीं आती, तो यू विल नॉट बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। बट अगर आप उनकी लैंग्वेज बोलते हैं और उनकी लैंग्वेज पे कमांड हासिल है, तो यू विल गेट टू समवेयर। इस लेक्चर का जो दूसरा पोर्शन है वो हम 2 वीक्स के बाद अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में करेंगे, जिसमें कि मैं जो वो लीनियर अलजेब्रा का की जो एप्लीकेशन है ऑन चैट जीपीटी को, इस पूरे एक आर्टिकल को मैं आपके सामने जो है वो डिस्क्राइब करूंगा कि एक्चुअली हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। चैट जीपीटी जो है एक ऐसा मॉडल है, हम सब यूज कर रहे हैं आजकल, जो कि आपसे इंग्लिश में इनपुट लेता है, इंग्लिश में आउटपुट देता है। और लैंग्वेजेस में भी आप इसको इनपुट और आउटपुट दे सकते हैं, बट कहीं पे भी नंबर का कोई जिक्र नहीं है। हाउएवर, माय क्लेम इज कि चैट जीपीटी ने आज तक खुद से कोई वर्ड देखा ही नहीं। नो वर्ड एंटर्स इट्स मॉडल, ओनली मैथमेटिक्स गोज इनटू इट, एंड वो मैथमेटिक्स किस तरीके से फॉर्मुलेट करके उसके अंदर दिया जाता है, दैट इज रियली इंटरेस्टिंग कि वो कैसे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ड्स की जो मीनिंग्स है, वर्ड को लेट्स से कि मैं नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैं एक ऐसी डिक्शनरी बना लूं जिसमें मैं कहूँ कि जी आई जो है उसके लिए नंबर 0 है, वी के लिए नंबर 1 है, ठीक है जी, नॉट के लिए नंबर 3 है। बट द प्रॉब्लम इज कि लैंग्वेज इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। लैंग्वेज में मीनिंग ऑफ अ वर्ड नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन itself, इट डिपेंड्स अपॉन कि ये जो है वो इसके आगे पीछे के वर्ड्स क्या हैं, इसके पूरा कॉन्टेक्स्ट जिसमें ये आ रहा है वहां पे क्या है, कौन सा लफ्ज किस जगह पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड है, और कौन सा लफ्ज है जो कि लेट्स से लेस इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है ये तो सेंचुरीज में इवॉल्व हुए हैं, सेंचुरीज में। और दैट इज बाय, और लैंग्वेज की मैं आपको बताऊं कि लैंग्वेज की जो एवोल्यूशन है वो ह्यूमन बीइंग की एवोल्यूशन है। और दैट इज वाई के ओल्ड जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसको साइंटिस्ट बड़ा जो है ना वो शौक से पढ़ते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ जो है ना वो एक अपने आप को बिल्ड किया है कि यार मैथमेटिक्स क्यों, आखिर कैसे जो है ना वो दुनिया में इस ये जितनी जो जो कुछ तरक्की है
वो हम क्लेम करते हैं कि मैथमेटिक्स की वजह से है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें जिस तरीके से पढ़ाया जाता है वो हमें क्लैरिटी नहीं होती, बिकॉज हमारा फोकस सिर्फ इस चीज पे होता है कि पेपर में क्या आएगा और एग्जाम में नंबर कैसे लेने हैं। जी तो दैट्स इट सर फ्रॉम माय ये साइड। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी पूछ जी सकते हैं। जी सर ये तो ठीक है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि पहले जो है वो इम्पोर्टेंस और लव फॉर मैथमेटिक्स डेवलप होनी चाहिए, बड़ी बुनियादी बात है। मैं खुद ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स मैंने पढ़ी है। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि चैट जीपीटी और एआई या जनरेटिव एआई के आ जाने के बाद उसने जिस तरह बाकी सारी फील्ड्स को इम्पेक्ट किया है, स्पेशली अब जो क्रिएटिव राइटिंग और इस तरह की फील्ड्स हैं या और भी हैं, तो मैथमेटिक्स को ये किस तरह इम्पेक्ट कर रही है, या एक मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स पढ़ने या पढ़ाने वालों के हमारे लिए जैसे इसमें। लोगों के लिए ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर रही है मैथमेटिक्स को, ठीक है जी, अदरवाइज इम्पैक्ट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि देखिए कि बेसिकली चैट जीपीटी जो है, ये जितने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये ट्रेन किस चीज पे हुए हैं? दे आर ट्रेन्ड ऑन द कॉर्पस ऑफ डेटा दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन। लेट्स से कि जितनी किताबें अवेलेबल हैं, जितना विकिपीडिया का डेटा है, जितनी वेबसाइट्स हैं, वो सारा डेटा उठा के इन्होंने कंज्यूम कर लिया। ये ऐसे है कि एक बंदा जो है ना वो हाफिज कुरान हो जाए, तो अब हाफिज कुरान जो है ना वो कुरान की आयतें जो है ना वो सुना सकता है। ठीक है जी, आपको आप कहें कि यार फलाने मौके पे कौन सी आयत जो है ना वो आती है, तो वो आयत आपको कोट कर सकता है। ठीक है, बट उससे बहुत ज्यादा आगे वो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका जितना नॉलेज है वो उसी के ऊपर जो है ना वो बेस करता है। सो ह्यूमन बीइंग्स ने जहां पे इन पे काम करना है, इन लैंग्वेज मॉडल्स को इम्प्रूव करना है, अभी जो है ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के realm में नहीं फॉल करते। तो नया मैथमेटिक्स जो डिस्कवर करना है वो इंसानों ने ही करना है। हाउ एवर वी आर मूविंग ट्रेमेंडसली फास्ट टुवर्ड्स द स्टेज जहां पे कि ये मॉडल्स खुद इससे इस काबिल हो जाएंगे कि ये कुछ डिस्कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल बिल्कुल एंड में 2023 के एंड में आफ्टर अबाउट 60 years एक जो है ना वो नई क्या कहते हैं एंटीबायोटिक जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय यूजिंग एआई। ठीक है जी, वो उसके मैथमेटिकल मॉडल्स और इस तरह की चीजों को यूज करके। सो ये इम्पैक्ट तो कर रही है, लेकिन इट इज नॉट क्रिएटिंग समथिंग न्यू। इट इज हेल्पिंग यू टू कंज्यूम लॉट ऑफ डेटा एंड एनालाइज इट एंड रीच सर्टेन कंक्लूजन्स इन अ लेसर टाइम फ्रेम, जो कि अदरवाइज ह्यूमंस के लिए फिर जो ना वो उतना डेटा कंज्यूम करके यूज करके उससे कुछ निकालना, दैट इज अ टाइम टेकिंग जॉब। तो अभी ये मैथमेटिक्स को कोई इम्पैक्ट नहीं कर रही फिलहाल। जी, एनीवन एल्स? फिर ठीक मेरा है भी सर, क्वेश्चन है। और डेटा साइंस जो है उसमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैथमेटिक्स है या जो लीनियर अलजेब्रा है, इसकी इम्पोर्टेंस, कोई अगर जी डेटा जी साइंस बिल्कुल। फील्ड में जाना चाहेंगे। आप कोई भी फील्ड उठा लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, विदाउट मैथमेटिक्स आप मेयरली जो है ना वो सिर्फ बात कर रहे होंगे जो एग्जिस्टिंग जो टूल्स हैं, आप टूल्स के इस्तेमाल कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, यस, कुछ लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि खाना कैसे बनाए, तो वो खाना खाते हैं और ज्यादातर दुनिया खाना ही खाती है। ठीक है जी, खाना बनाने की तरफ तवज्जो नहीं देती। ठीक है, बट ये हमें पता है कि नई डिश क्रिएट करने के लिए खाना बनाना आना चाहिए। और जब आप कोई नई डिश क्रिएट करते हैं और अगर वो चीज जो है ना वो पॉपुलर हो जाती है, तो द रियल मनी, अगर हम इसको प्योरली इन टर्म्स ऑफ जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ मनी बात करें, नंबर्स बात करें, तो आज जो है ना वो कराची में सिर्फ बिरयानी बेचने वाले कितने होंगे? हजारों मेरे ख्याल। ठीक है जी, और सबकी एक ही तरह की होगी, प्लस माइनस करके 18 से 20 के दरमियान में आप रैंक करेंगे। कोई कोई होंगी जो बहुत बुरी होंगी, एक आधी होगी जो बहुत अच्छी। But let's say कि someone comes up with a new variant of बिरयानी जो कि इससे पहले किसी ने नहीं खाया हुआ, तो वो न्यू वेरिएंट ऑफ बिरयानी ऐसे बंदे को तो नहीं पता चल सकती ना जिसने कि आज तक कभी बिरयानी बनाई नहीं। वो वही बना सकता है जिस जो कि बिरयानी बनाने का पहले भी स्पेशलिस्ट था और उसने उसमें कुछ नया दरियाफ्त किया। नाउ लेट्स से कि ऐसा एक रेस्टोरेंट जो है वो सदर में खुल जाता है, तारक रोड पे खुल जाता है, या लेट्स से कि जो ना वो बीच पे खुल जाता है, तो कैन यू जस्ट इमेजिन कि एक साल में उसकी सेल्स कितनी होगी, वो कहाँ पे चला जाएगा? जिस तरह चैट जीपीटी वाले जो ओपन एआई वाले हैं, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर
जो इनका ये जो ना, इट इज अ यूनिकॉर्न कंपनी, ये दे क्रॉस $1 billion रेवेन्यू विद इन 1 ईयर, बिकॉज दे न्यू कि लैंग्वेज मॉडल कैसे क्रिएट करना है। डेटा तो ये विकिपीडिया और किताबों के सबके पास अवेलेबल था, लेकिन वो मैथमेटिकल मॉडल क्या कैसे क्रिएट करना है ये किसी को नहीं पता था, ये उनको पता है। ठीक है जी। ओके, देन एनीवन एल्स कैन यू शेयर दिस जी आर्टिकल? ये बिल्कुल आपके, ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, इलस्ट्रेटेड वर्ड टू बैक। ये जो बंदा है जे अलमार, बट अ नाइस, बट अ फाइन जो ना पर्सन ही इज, एंड इसके इंटरनेट के ऊपर आपको यूट्यूब पे भी लेक्चर्स मिलेंगे, आपके इसके इस तरह इलस्ट्रेटेड आर्टिकल्स भी मिलेंगे, और बहुत जबरदस्त है। आई वुड इनकरेज यू कि आप लोग जो है ना वो ये जरूर पढ़ें, इट विल बी ग्रेट। ओके। सर, सर मेरा क्वेश्चन है, सर आप बात कर रहे हैं कि मैथ्स जो है वो बहुत ज़रूरी है हर उस फील्ड के लिए ना। ये तो एक बहुत जनरल सी बात होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपनी मशीन लर्निंग और इसके लिए भी हमें पता है कि मॉडल्स जो हैं वो मैथ्स के ऊपर जो हैं वो बिल्ड अपॉन हो रहे हैं। तो बिल्कुल सही। सर अब हमें हम इसको किस तरह से मतलब लेके चलें, मतलब कि हम एज अ करंट पोजीशन, यानी अगर एक इंजीनियर बंदा है वो इसको किस तरह से अपनी लाइफ में मतलब अपने करियर में किस तरह से इसको इंटीग्रेट करे? क्या उसको सिर्फ जो है मैथ्स को स्किप कर दे, या उसको मैथ्स की भी हल्की फुल्की सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? वो किस तरह से एज अ बैलेंस जो है वो इसको साथ लेके चल सकता है? आपने जेनेरिक बात तो बता दी कि जो है मैथ्स जो है वो सबके लिए ज़रूरी है, बट अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो के आप अगर बताएं तो। अच्छा देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं अब वो नॉट नॉट डूइंग ए सेल्फ पेस, तो कोई हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। हमने कोशिश की है कि हम अच्छे कोर्सेज डिजाइन करें। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज आवर मेथोडोलॉजी? आप देखेंगे कि हमने पहले एक लीनियर अलजेब्रा का और प्रोबेबिलिटी का, कैलकुलस का और स्टैटिस्टिक्स का एक 4 कोर्सेज विच गो इनटू एआई, उनको जो है ना वो हमने उसके टॉपिक्स कवर किए। और कहाँ तक कवर किए? सिर्फ वहां तक कवर किए जितने एआई एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा एडवांस्ड पे जाना इस वक्त हमारे ख्याल से जो है ना वो जरूरी नहीं था। उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो दैट्स ग्रेट। फिर जब हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के टॉपिक्स पे आते हैं तो वहां पे जो है ना वो बाय सेल्फ पर्टिकुलरली मैं जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, उनकी ज्योमेट्री एक्सप्लेन करता हूँ, उनका ट्रेनिंग की एग्जांपल्स जो है ना वो डिस्कस करता हूँ न्यूमेरिकली, वन बाय वन स्टेप वाइज करके दिखाता हूँ, और उसके बाद उसकी पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन भी उन्हीं लेक्चर्स में दिखाता हूँ। ठीक है जी। So you get to see the same thing in 4 different versions: mathematics, geometry, numerical example, and then finally coding practice. ठीक है जी। तो इसको समझने का मतलब ये वो चीज है जो मैं समझता हूँ कि एक जना, दिस इज हाउ आई हैव लर्नड इट। तो जो जिस तरीके से मैंने समझा है, मेरी कोशिश है कि मैं उसी चीज को आगे प्रोपेगेट करूँ। तो इसका होता यूं ही है कि देखें, मशीन लर्निंग के टॉपिक्स जो है ना वो ग्रेजुअली जो है ना वो मुश्किल होते चले जाते हैं। इसी तरह से डीप लर्निंग जाएंगे, ग्रेजुअली टॉपिक्स मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है जी। स्पेशल टॉपिक्स में जाएंगे, वहां पे मैथमेटिक्स नहीं है। वहां पे स्पेशल टॉपिक्स में सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम की कोडिंग है। क्यों? क्योंकि जब मैथमेटिक्स एक दफा समझ आ गई तो उसके बाद वी जस्ट आर गिविंग यू एक्सपोजर कि जी ज्यादा से ज्यादा यूज केसेस देख लें, ताकि जब आपको अब आपको कोडिंग जो है ना वो वहां पे प्रैक्टिस हो जाए। तो मैथमेटिक्स की आपको समझ आ गई, और मैथमेटिक्स की समझ आने के बाद अब आपको पता है कि अच्छा जी व्हाट जो है ना वो पैरामीटर्स मीन व्हाट थिंग, और उसके हिसाब से आप जो है ना वो अपने जो मॉडल्स हैं उनकी कोडिंग कर रहे हैं और डिप्लॉय कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ आई आई थिंक इट शुड गो। जिस सीक्वेंस में हमने कोर्सेज बनाए हैं, देयर आई थिंक दे आर प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप उनको उसी तरतीब में फॉलो करें तो यू शुड get to your destination, inshallah. Uh, anyone else? There is Sir, can you one. hear me? जी हमजा, आपका सवाल है जी। Hello, sir, can you hear me? जी आवाज आ रही है आपकी। Sir, is there any
specific process or steps involved in creating mathematical models for solving any solution? अच्छा, मशीन लर्निंग की हद तक इससे पहले जितना मैथमेटिक्स था ना, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा हो मशीन लर्निंग का, तो इट टॉक्स अबाउट द फ्लिप्ड पैराडाइम, फ्लिप्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। मशीन लर्निंग से पहले जो नॉलेज क्रिएशन थी वो इस तरह से थी कि हम एक फिनोमेना ऑब्जर्व करते थे और डिटरमिन करने की कोशिश करते थे कि व्हाट आर द रूल्स दैट अप्लाई टू दैट फिनोमेना। फॉर एग्जांपल, आप ये देखिए कि एक कार की मोशन की न्यूटन ने इक्वेशन लिखी, लेट्स से कि मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो उसने अच्छा देखा कि अच्छा फिजिकली देयर आर सम क्वांटिटी व्हिच इज मास, और जो है ना वो एक एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। फिर उसका उसने टाइम के साथ इंटरेक्शन देखा, डिस्टेंस के साथ देखा, वेलोसिटी के साथ देखा, और इस तरीके से उसने अपनी इक्वेशन फॉर्मुलेट की। सो व्हाट ही डिड वाज कि बाय ऑब्जर्विंग द फिनोमेना उसने एक सेट ऑफ रूल्स डिटरमिन किए विच गवर्न द फिनोमेना ऑफ मोशन। अच्छा, मशीन लर्निंग जो है ना वो came up with a entirely different idea। वो entirely different idea कहाँ से था? वो heuristically जो है वो मोटिवेटेड था। heuristically ऐसे मोटिवेटेड था कि लेट्स जस्ट से कि आप जो है वो ने बच्चे को ये बताना है कि सेब क्या होता है, एप्पल कैसा होता है। तो आप उसे क्या बताएंगे? हाउ विल यू टीच हिम कि एप्पल कैसे लगता है? आप इस पे जरा कमेंट कर सकते हैं? सही होता है, राउंड शेप। ओके, हेलो। या आपकी आवाज कटती है, बट आई गॉट योर पॉइंट कि जी वो राउंड होता है, वो येलो होता है, वो ग्रीन होता है, वो रेड होता है, इस तरह की बातचीत है। उसके ऊपर या एक जना या वो डब्बी सी होती है। ओके, अच्छा, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, बट क्या वाकई बच्चे को सेम इस तरीके से जना वो सिखाया जाता है कि एप्पल ये होता है? आप बताते हैं बच्चे को कि एप्पल ये है, या उसकी किताब में एक जगह लिखा होता है एप्पल और उसके सामने एक पिक्चर बनी हुई होती है, या घर में आप एप्पल लेकर आते हैं और उसको कहते हैं कि दिस इज एन एप्पल? यूजुअली बुक में पिक्चर होती है जिससे वो एक जब विजुलाइज एक करता है फिर उसको। घर में आता है, एग्जैक्टली। तो होता क्या है कि अब एप्पल्स की दुनिया में कितनी अक़साम होंगी, कितने कलर्स होंगे, कितने शेड्स होंगे, और वो अंडर डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस कैसे कैसे लगते होंगे? कैन वी गेस? थाउजेंड्स में होंगे ना। या देयर कुड बी सेवरल। लेकिन हम बच्चे को चार पांच छह जब पिक्चर्स एक बार दिखा लेते हैं तो वो यूजुअली एप्पल पिकअप कर लेते हैं। एप्पल जहां से जहां भी नजर आएगा, लेट्स से कि वो रेड और ग्रीन एप्पल भी पकड़ लेगा, वो येलो भी पकड़ लेगा, वो बिल्कुल डार्क मैरून भी पकड़ लेगा, बिल्कुल ग्रीन वाला भी पकड़ लेगा। सो वो पकड़ लेगा सारे के सारे कि ये एप्पल है। एग्रीड। ऐसा ही है ना, जबकि हमने उसको वो नहीं बताया हुआ कि ये सारे कौन से एप्पल होते हैं, कैसे पकड़ लेगा? द रीजन इज कि द ब्रेन हैज द एबिलिटी टू मेक द रूल्स ऑफ डिस्क्राइबिंग एन एप्पल इटसेल्फ। ब्रेन में ये एबिलिटी है कि वो ये काम खुद कर सकता है। तो ब्रेन क्या कर रहा है कि जब उसे किसी चीज की एग्जाम्पल्स बता दी जाती है तो वो उस फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के रूल्स खुद लिख लेता है, खुद बना लेता है। नाउ दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक केस में मैंने कहा कि पहला जो केस था उसमें हम नॉर्मली क्या करते थे, हम खुद रूल्स बताते थे कि अगर ये इनपुट हो उस पर ये रूल्स अप्लाई हो तो ये आउटपुट निकलेगा। इन दिस केस हम कहते हैं कि अगर ऐसी इनपुट हो और ऐसी आउटपुट हो तो मेक द रूल्स योर सेल्फ। What are those rules that transform this input into this output? This is called the fifth programming paradigm of machine learning। ठीक है जी। तो अब गेटिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जी जो मशीन लर्निंग में जो है वो यहाँ पे जो है ना वो हम मैथमेटिक्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं? आप अपना सवाल जरा काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या था? Sir, I said what would be the process of devising a mathematical uh, equation for solving any specific solution?
अब हम क्या करते हैं कि हम जो है ना वो ये करते हैं कि जो जो इससे पहले तक जितनी मैथमेटिक्स थी, मशीन लर्निंग के अलावा जितनी मैथमेटिक्स होती है, वो एक्सप्लेनेबल मैथमेटिक्स होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये वो नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रही होती है, उसमें वेरिएबल्स का कोई मतलब होता है, ठीक है जी, और वो नेचुरल फिनोमेना को डिस्क्राइब कर रही है। ऑन दी अदर हैंड मशीन लर्निंग जो है इस तरह से ऑपरेट नहीं करती। इसके मैथमेटिकल मॉडल जो है ये एनालिटिकल नहीं होते, दे आर बिल्ट यूजिंग जो है वो हिट एंड ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव। यानी ऐसा नहीं है कि हिट एंड ट्रायल बिल्कुल जो है ना वो हम बेवकूफों की तरह करेंगे, नहीं। वो जो हिट एंड ट्रायल है, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। उन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को हम कंबाइन करके और कुछ जो है ना वो जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो कंबाइन करते हैं। ओके, होता क्या है, सम थिंग्स वर्क, सम थिंग्स डोंट वर्क। फॉर एग्जांपल स्टेबल डिफ्यूजन से पहले जो चीज पॉपुलर थी, दैट वाज जनरेटिव जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। उनसे भी पिक्चर्स जनरेट होती थी। बट जब स्टेबल डिफ्यूजन आया तो पता चला कि नहीं, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स जो है दे आर वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, उसमें काम करना मुश्किल है। तो दैट इज वाई कि दुनिया जो है वो अब स्टेबल डिफ्यूजन के ऊपर आ गई है, और अब स्टेबल डिफ्यूजन में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। So they are kind of hit and trial, not exactly hit and trial, but kind of hit and trial. और ये जो आज के लेक्चर का जो पार्ट 2 है, मैं अगर आप नेक्स्ट उसमें हुए या ये आर्टिकल आप खुद पढ़ के देखेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है वो नजर आएगा कि यूजिंग सम मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स एंड वेक्टर्स, हम जो है वो वी आर एबल टू एक्चुअली convert the words into such numbers that those numbers carry certain meanings. ठीक है जी, those numbers represent some characteristics of the words. तो ये आज के लेक्चर में का जो सेकंड पार्ट होगा इंशाल्लाह उसमें हम करेंगे। तो मैंने इंटेंशनली इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, बिकॉज एक में ये बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाता है। और इसके अलावा एनी एनी अदर क्वेश्चन, और शुड वी जस्ट ब्रेक ऑफ? ओके जी, सो इफ देयर आर नो क्वेश्चंस, यू नो, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम भी जो है वो आपका रहेगा। इफ देयर इज एनी हेल्प दैट यू थिंक यू नीड इन रजिस्टरिंग द कोर्स और डिसाइडिंग अबाउट द कोर्स, यू वांट माय हेल्प, तो ये एक फॉर्म का लिंक जो है ना वो शेयर कर दिया गया है, और यू कैन जस्ट गेट बैक एंड हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।